इन दिनों 12 साल की थी, हर फिक्र व गम से आज़ाद थी। स्कूल से घर और घर से स्कूल, बस यही जिंदगी थी। 5वीं पास की थी कि हमारे खानदान में एक धमाका खेज वाकया हो गया। मुझे मामू असगर ने पहली बीवी और 4 बच्चों के होते एक थैयर एक्ट्रेस की लड़की चमन आरा से शादी कर ली। ये आमिर सारे खानदान के लिए अफसोसनाक था, लेकिन मुझको इसकी कोई परवाह न थी। मैं ज़माने के हर पेच व खम से नाबलद नई मुमानी के दीदार को बेकरार थी। खानदान वालों की मुखालफत और बड़ी बीवी के डर से मामू ने चमन मुमानी के लिए हमारे घर से करीब एक मकान ले लिया। नई मुमानी को अकेला छोड़ना अब उनकी मजबूरी थी, क्योंकि खानदान ने उनकी दूसरी बीवी को कबूल करने से इनकार कर दिया था। आखिर कब तक वो चमन के गठने से लगे रहते। मर्द को फिक्र माश के लिए तो घर से निकलना ही पड़ता है। मुमानी के लिए एक तो ये महल्ला नया था, दूसरे वो अकेले रहने से बौखलाती थी। मामू से कहती कि घर पर ही रहूं। ये एक बड़ा मसला था। इस तरह वो अपनी पहली बीवी और बच्चों के पास भी नहीं जा सकते थे। एक दिन वो अपनी पहली बीवी और बच्चों के पास गए तो चमन आरा बेगम को हमारे पास छोड़ गए। वो बज़ाहिर एक अच्छी खातून लगी। एक ही रात में वो हमसे मानो सिर्फ गईं। असगर मामू एक दिन का कहकर गए थे, लेकिन 2 दिन लगा दिए, क्योंकि उनकी पहली बीवी दूसरे शहर में रहती थी। ये वक्त उनकी नई नवीली बेगम ने उम्मी से और मुझसे बातें करके गुजारा। अम्मी से वो बार बार कहती कि बाजी माँ बाप से रिश्ता तोड़कर उनके पीछे आ गई हूँ। अब तो आप लोग ही मेरे अपने हैं। आप मीर असाते दे, वरना और कहाँ जाऊंगी। तभी उम्मी ने मुमानी को गिले लगा लिया और कहा, तुम आज से मुझे अपनी बहन समझो। जब कोई मुश्किल हो मुझे बताओगी, मैं हर तरह से तुम्हारा साथ दूंगी। खुद को अकेला मत समझो। अगले दिन मामू आए। अम्मी से कहा कि कल से मैं ड्यूटी पर जा रहा हूँ और चमन आरा अकेली रहने पर तैयार नहीं। अब निम्रा को इसके पास रहने के लिए भेज दे। इसका स्कूल वैसे भी हमारे घर के करीब है। अम्मी ने मुझको मामू के हमरा भेज दिया। चमन आरा मुमानी खुश हो गई। अच्छे तरीके से मुझे खुश आमदीद कहा। अब वो सारा दिन मुझसे मज़े मज़े की बातें करती। मामू काम पर चले जाते। मेरी स्कूल से छुट्टियां थीं, तो हमको बातें करने का बहुत वक्त मिलता था। हम मिलकर बचन संभालते और खाना पकाते। मुमानी अपने बचपन के किस्से सुनाती और मेरे साथ अच्छा वक्त गुजारने की कोशिश करती। स्कूल खुले तो पढ़ाई का मसला दरपेश हुआ। मुझे हिसाब के सवाल समझ नहीं आते थे। मामू तो सुबह ऑफिस चले जाते। उनके पास वक्त कहाँ था कि मुझको रियाजी समझाते, और चमन आरा को रियाजी नहीं आती थी। अलबत्ता उन्होंने इस मसले का ये हल निकाला कि मुझको पड़ोस में ट्यूशन लगवा दी और मैं हिनाबाजी से पढ़ने उनके पास जाने लगी। हिनाबाजी के वालिद ठेकेदार थे। वो घर पर ना रहते थे। इनके लड़के भी दूसरे शहर होते। वालिदा ही घर पर होती थी। हिनाबाजी अपनी वालिदा के साथ घरेलू उमूर सर अंजाम देती। उनके पास काफ़ी वक्त होता था, तभी मुझको बहुत तवज्जो और मेहनत से पढ़ाती थी। एक दिन जब मैं पढ़ चुकी और घर जाने लगी, बाजी ने कहा, ठहरो निम्रा, अभी मत जाओ। यूं छत पर चलते हैं, देखो तो कितना अच्छा मौसम है। अभी हम छत पर जाकर बैठे ही थे कि किसी मर्दाना आवाज ने उनको पुकारा, हिना देखो, मैं आ गया हूं। मैंने मोड़ कर देखा। एक नौजवान बाजी से गिले मिल रहा था। बाजी भी वफून जज्बात से खुल उठी थी। अरे ज़ीशान, तुम कब आए? वो खुश होकर बोले। मैं हैरत से उनको देख रही थी। उन्होंने मुझसे कहा, निम्रा, ये मेरे भाई हैं, हैदराबाद में मुलाजमत करते हैं। मैंने ज़ीशान की तरफ देखा तो पलक झपकना भूल गई। वो भी शशदर सा मुझे तक रहा था। इसकी आंखें बेहद खूबसूरत थीं। अच्छा, अब तुम जाओ नंबर अलिफ। बड़े दिनों बाद मीर अबे आया है। तुम कल और परसों मत आना, 2 दिन तुम्हारी छुट्टी है। मैं वहां से चली आई, मगर 2 आंखें मेरे साथ साथ जैसे मेरे ताक़ुब में दरवाजे से गिल्ली तक आ गई। ये आंखें मेरे दिल में खुब गई थीं। घर आकर अब ये 2 आंखें मुझे दर और दीवार से झांकती महसूस हुई थी, लेकिन मुझे मालूम ही ना था कि ऐसा क्यों हो रहा है। मैंने मुमानी को भी बताया कि हिना बाजी का भाई आया हुआ है और उसकी आंखें बहुत खूबसूरत हैं।
ये आंखें मुझको घर में इधर अलिफादेर बिखरी नजर आती हैं। मेरी बात सुनकर मुमानी एक खास अदा से मुस्करा दे। तीसरे दिन जब मैं पढ़ने बाजी के घर पहुंची, वो उनके पास बैठा हुआ था। मैंने सलाम किया। वो बगैर जवाब दिए मुस्कुरा कर अलिफाटे गया। सलाम का जवाब बाजी ने दिया। थोड़ी देर बाद जब मैंने खिड़की पर नजर डाली, मुझे गुमान हुआ दो खूबसूरत आंखें मुझको खिड़की की ओट से देख रही हैं। तबीयत की खराबी का बहाना करके मैं वहां से लूट आई। घर आई तो कोई अजब से परेशानी भी मेरे ताक़ुब में आई। एक मुमानी ही मेरी राज़दां थी। उनको बताया कि आज वो आंखें मुझको परेशान करने को पर्दे के पास मौजूद थी, तो उन्होंने कहा, मेरा ख्याल है वो लड़का तुमको पसंद करने लगा। एक रोज़ में ट्यूशन लेने गई तो नाबाजी घर पर ना थी। कुछ देर में उनकी उम्मी के पास बैठी रही। घर आने लगी तो ज़ीशान ने कहा, आटोमी तुमको पढ़ा दूं। क्यों आज पढ़ाई का हर्ज करती हो? मैंने आंटी की तरफ देखा। वो बोले, हाँ हाँ बेटी पढ़ लो। मैं पढ़ने को बैठ गई। इसने मुझे ज्यादा से ज्यादा सवाल समझाए। शायद वो ये चाहता था कि मैं कुछ और भी वक्त वहां रुकूं। अभी ज़ीशान के पास बैठी पढ़ रही थी कि हिना बाजी आ गई। बाकी जो कुछ रह गया था वो बाजी ने पढ़ा दिया। फिर आए दिन ये होने लगा कि बाजी घर पर न होत मगर ज़ीशान मौजूद होता। वो मुझको पढ़ाने लगता और मैं बैठ जाती। आंटी ने एक दिन कहा, बेटी तुम्हारी हिना बाजी को रोज़ बाजार जाना होता है। ज़ीशान से बड़े उनके भाई अरमगान की शादी के लिए कुछ खरीदारी करनी होती है, इसलिए वो मसरूफ़ हो गई है। मुझे ज़ीशान से कुछ शिकायत न थी मगर एक मसला था कि जब वो मेरी तरफ देखा तो नर्वस हो जाती। मैं इस अंदाज़ नज़र से नाआशना थी, इसलिए उलझन होती थी। रफ्ता रफ्ता में इस अंदाज़ नज़र की आदी हो गई। अब ये हाल था कि जिस रोज़ ज़ीशान ना होता दिल बुझ जाता। दिल हिना बाजी से पढ़ने में ना लगता और जल्द अज जल्द वहां से भागने की कोशिश करती। एक दिन में चौंक गई। जब स्कूल से निकली, इसको गेट के करीब टहलते देखा। खैर उसने मुझे कुछ ना कहा। इस दिन मैं मुमानी चमन आरा के घर जाने की बजाय अपने घर चली गई। उनका घर रास्ते में पड़ता था। वो तेज तेज चलता मुझसे पहले घर पहुंच गया और जब मैं मामू के घर के सामने से गुजरकर उम्मी के पास जा रही थी, वो अपने दरवाजे पर खड़ इमला इसने हाथ के इशारे से सलाम किया। मैं फिर भी ना समझी कि ये सब क्यों और क्या है। अब तो अक्सर जब उम्मी अबू के घर जाती, वो अपने घर के आसपास मिलता और हाथ के इशारे से सलाम करता। रोजाना उसकी निगाहें न जाने क्या क्या पैगाम देती, लेकिन मेरी समझ में कुछ ना आता। पिछले कई दिनों की तरह आज भी हिना बाजी घर पर ना थी। इस दिन छठी थी। दिन के तकरीबन 9 बजे थे। मैं उनकी उम्मी के पास बैठ गई। थोड़ी देर बाद उन्होंने ज़ीशान को आवाज़ दी, बच्ची बिला वजह बैठी है, इसका वक्त ज़ाय हो रहा है। ज़ीशान बेटे तुम ही इसको पढ़ा दो। हिना तो जाने कब तक आए। जरा देर बाद उनके दाएं तरफ की पड़ोसन ने आंटी को अपनी लड़की भेजकर बिलवा लिया। कहा कि सानार आया हुआ है, आकर डिजाइन देख ले। वो फौर चादर लपेट कर चली गई। इनको ये ध्यान भी ना रहा कि मैं और ज़ीशान घर में अकेले हैं। बस इतना कहा कि 5 मिनट में आती हूँ। नमल बेटी हांडी चूल्हे पर चढ़ी है, जरा देख लेना। इस रोज पढ़ाते पढ़ाते ज़ीशान ने कहा, नमल उत्तम इतना कम क्यों बोलती हो? मैंने जवाब दिया, मुझे ज्यादा बातें करना नहीं आती। वो बोला, तुम जानती हो मेरी छठी खत्म हो रही है और मुझे वापस मुलाजमत पर जाना है। नहीं। मीर अजोब एक लफ्ज में था। अच्छा तो सुन लो। तुमने किसी की रूह पर कब्जा कर लिया है और उसके दिल की धड़कन बन गई हो। मैं हो न कूहे की तरह इसकी तरफ देखने लगी। कहने लगा, ऐसे क्या देख रही हो? क्या मेरी आंखें भैंगी हैं? नहीं तो। नर्वस होकर मेरे लबों से ये अल्फाज बेसाख्ता अदा हो गए। आप भैंगे तो नहीं। आपकी आंखें तो बहुत खूबसूरत हैं। अच्छा, खूबसूरत हैं मेरी आंखें। क्या तुम खूबसूरत का मतलब जानती हो? नहीं, नहीं। मैंने दोनों जवाब दिए तो कहा कि तुम बहुत मासूम हो निम्रा।
तुम्हारा ये मासूम चेहरा मेरे ज़हन के कैनवस पर एक पल के लिए भी तुम नहीं होता। जानता हूँ तुम अभी बहुत छोटी हो, शायद 13 या 14 साल की, लेकिन मोहब्बत उम्र नहीं देखती। मैं 4 माह बाद उहेगा। तुम सोच कर रखना कि तुमने मेरा इंतज़ार करना है या नहीं। तुम्हें मेरी इस बात का जवाब देना होगा। बड़े भाई की शादी के बाद मैं अम्मा से तुम्हारे बारे में बात करूंगा। मैं हैरान और परेशान घर आ गई क्योंकि मेरी समझ में उनकी बात अधूरी आई थी। पूरी तरह ज़ीशान की बात का मतलब ना समझ सकी। इंतज़ार से ना आशना एक छठी जमात की तालिबा को भला किया पता कि मोहब्बत किया होती है और इंतज़ार किस बिला का नाम है और वो क्यों इंतज़ार करने का कहता है। घर आकर बहरहाल ज़ीशान की बातें मेरे जहन से महव ना हुई बल्कि मुझको परेशान करने लगी। बिलाखिर मैंने मुमानी को सब कुछ बता दिया। वो आज़ाद ख्याल थी। दिल के कानों से मेरी बात सुनी और परेशानी को भांप लिया। बोले, नमर अलिफ, तुम तो खुश नसीब हो, इतना चाहने वाला मिला है। अगर मुझे कोई ऐसा कहा तो मैं फ़ौरन मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से देती। उन्होंने मोहब्बत के बारे में ऐसी बातें की कि मैं इस काम को बहुत ज़रूरी और अहम ख्याल करने लगी। इनकी बातों ने मेरे कच्चे जहन पर बहुत बारे असरात मुरतब किए। मेरे दिल में छने वाली बेचैनी पैदा हो गई। न जाने क्या हुआ कि मेरे दिल की दुनिया ही बदल गई। सारा दिन आदास रहती। अम्मी के पास जाना भी कम कर दिया। चमन आरा मुमानी के करीब रहने की कोशिश करती, जैसे यही वो हस्ती है जो मुझे परेशानियों और ज़हनी खलफिशार से बचा लेगी। हर वक्त उन्हीं से बातें करने की कोशिश करती। वो भी मुझे टोकने की बजाय मेरे हौसला अफजाई करती थी। बार बार जतलाती, तुम मानो या ना मानो, तुमको ज़ीशान से मोहब्बत हो गई है और ये कोई बारी बात नहीं है। ये बात उन्होंने बार बार मुझको इस तरह याद करा दी कि मैंने महसूस किया कि अब मैं ज़ीशान के बगैर नहीं रह सकती। मुझको मोहब्बत का मतलब समझ में आने लगा कि हर वक्त जिसकी याद सताए, हर दम जिसकी कमी महसूस हो, समझो कि इससे मोहब्बत हो गई है। मैं अब खुलकर ज़ीशान का नाम लेने लगी। पढ़ाई से दिल उचाट हो गया। सोचती, क्या वाकई मोहब्बत इंसान को पागल बना देती है। मेरी हालत भी इन दिनों पागलों जैसी हो गई थी। इस हालत में मुमानी ने मेरी बहुत दिलजोई की, बहुत ख्याल रखा। अब सोचती हूँ कि उनका ये लगाव भरा बर्ताव उनकी दोस्ती नहीं बल्कि दुश्मनी थी। अगर उनको मुझसे दुश्मनी ना होती तो वो मुझको समझाते, ना कि इस अजाब में दाखिल करती और ऐसे रोग में मुब्तला कर देती कि जिससे मैं कतई ना आशना थी। वो मुझे समझा कर रोक देती कि ऐसी बातें ना सोचो, ये बातें तुम्हारे सोचने की नहीं है। बस अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान दो। गरज के वो अच्छी मुमानी ना थी। मैं तो लायक तालिबा थी। मुझको तालीम की तरफ राग़िब करने की बजाय उन्होंने सीधे रास्ते से भटका दिया और ऐसे रास्ते पर चलाया। अगर उनकी जगह मेरी माँ होती तो वो ज़रूर मुझे रोकती। ये 4 माह मुझ पर सदियों की तरह भारी गुजरे। बिलाखिर ज़ीशान लूट आया। मीर अदल खिल अलिफाटे। हर वक्त धड़कनें तेज रहने लगी। मुमानी इसके नाम से छेड़ने लगी। मैं हिना बाजी के घर गई। इसने मेरे हाथे थाम लिया और सवाल का जवाब मांगा। मुझसे जवाब बनना पड़ा तो रोने लगी। मुझको रोता देखकर वो बेकरार हो गया। बोला, मुझे यकीन था कि मेरी मोहब्बत का तूफान तुम्हारे दिल में ज़रूर तबाही मचा देगा। तुम नहीं जानती मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। अब मैं उनके घर जाती, किसी न किसी बहाने एक तरफ हट जाता और मुझे अलिफा देर बिला लेता। उनके घर वालों से छपकर हमारी मुलाकातें होने लगी। मैं सारी बातें मुमानी को ज़रूर बताती थी। वो कहने लगे, अगर हिना के घर ज़ीशान से बात करने से तुमको खौफ आता है तो अपना घर तो महफूज है। तुम्हारे मामू ऑफिस गए होते हैं, तुम इससे यहाँ बिला कर मिल लिया करो। लेकिन मैं दिन में इसको बुलाने से डरती थी कि हमारे घर से भी लोग आ जाते थे, लिहाजा चमन आरा ने यह हल निकाला कि मैं उसको रात को बुलाया करूं जब मामू असगर गहरी नींद सो जाएं। अब वो अपने पहले वाले घर गए हुए हों। सोमुमानी ने खुद रात को इसको पिछली तरफ की गैलरी में आने को कहा। खुद 2-4 मिनट बात की और हम दोनों को तन्हा छोड़कर चली गई। वो हमें मुसलसल तन्हाई में मिलने का मौका देती रही। इस वक्त तो मैं इनको अपना सबसे बड़ा मोहसिन समझती थी। अब जिंदगी के इस मोड़ पर एहसास होता है कि वो मेरी सबसे बड़ी दुश्मन थी।
वक्त गुजरने के साथ साथ हमारा ताल्लुक गहरा होता गया। सच कहते हैं कि ऐसा ताल्लुक ज्यादा देर छुपा नहीं रह सकता। मेरे भाई ने एक दो बार जब ज़ीशान को मामू के घर से निकलते देखा तो उन्होंने मुमानी पर शक किया। जब मेरे भाई ने उनसे पूछा कि ये पड़ोसी लड़का क्यों तुम्हारे घर आता है, तो उन्होंने उल्टा वार कर दिया और तूफान खड़ा कर दिया कि करतूत तुम्हारी अपनी लाडली बहन के और इल्ज़ाम मुझ पर लगाया जा रहा है। इस बात को साबित करने के लिए मुमानी ने मेरे भाइयों को घर पर बुला लिया। मुझे और ज़ीशान को मामले की खबर न की। जब ज़ीशान मुझसे मिलने आया तो भाइयों को मुमानी ने खबर कर दी। वो तो मेरे बारे में ऐसा सोच भी ना सकते थे और ना हम ही सोच सकते थे कि ये खातून हमें यूं रासवा करेंगी। मेरे भाइयों ने ज़ीशान को पकड़ ली और खूब मारा और मुझे बालों से पकड़कर घसीटते हुए घर ले आए और मारा। मैं जानती थी कि मेरी बारी है, मार खाती रही। मेरा स्कूल जाना बंद हुआ और भाइयों ने उम्मी से कहा कि इसकी जल्द अज जल्द शादी कर दो। घर वाले तो मेरे लिए उजलत में रिश्ता ढूंढ रहे थे और मुझे ज़ीशान की फिक्र लगी थी। एक रोज़ मौका पाकर बड़ी मुश्किल से मैं घर से निकलकर उससे मिलने चली आई। वो अपनी बैठक में था और बैरूनी दर खुला था। मैं गिल्ली से ही बैठक में चली गई, लेकिन उसने मुझसे बात करने की बजाय मुंह फेर लिया। वो मेरे भाइयों से डरा हुआ था। जब मैंने दोबारा मुखातिब किया तो बोला, नमर अलिफ में तुमसे मोहब्बत नहीं करता। वो मेरी भूल थी, अब तुम मुझसे मिलने कभी मत आना। मेरी शादी मेरी कजिन से हो रही है। अब तुम चली जाओ, मेरी और अपनी शामत मत बिलाओ। मुझको इससे ऐसे जवाब की तवक्को न थी। दिल को ठेस लगी। मुझे सख्त तकलीफ पहुंची मगर कुछ ना कह सकती। रोती हुई घर आ गई। जिस पर सब कुछ कुर्बान कर दिया, उसने जान के खौफ से मुझसे मुंह मोड़ लिया था। लेकिन ये अच्छा ही हुआ। मुझे सबक तो मिल गया कि माँ बाप की इज्जत का जनाजा निकालकर मैंने कितनी बड़ी गलती की थी। घर में मेरी शादी की तदबीरें हो रही थीं और मुझे शादी से कोई दिलचस्पी ना थी। शादी किया थी, बस मुझे बना संवार कर एक मकबरे में जिंदा दफन किया जाना था। दूल्हा मेरे वालिद की उम्र का था, जिसकी बीवी वफात पा चुकी थी। वालिदा और वालिद देखते रह गए और जो उन भाइयों ने अपनी इज्जत पर आंच आने के खौफ से मेरी शादी करा दी। शादी के 10 बरस बाद मेरा शौहर दमा के मर्ज से वफात पा गया। जवानी में बेवा हो गई। शौहर की काफी जायदाद थी, मुझे भी हिस्सा मिला। मैंने दोबारा शादी ना की। अब शादी की चाह ना रही थी। मुझको कम सुनी में एक गलत उर्तू के घर रहने की बहुत बड़ी सजा मिली। आज भी सोचती हूँ कि मेरी इस बर्बादी में किसका कसूर था। मेरी वालिदा का, जिन्होंने मुझे एक गैर औरत के सपरदाल किया, इस औरत का जिसने मुझे अपनी डगर पर चलाया और हिफाजत करने की बजाय मुझको तही दामन कर दिया, और ए सवाब